नमस्कार, राजस्थान पत्रिका के मिशन राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वैकल्पिक ऊर्जा की। पूरे विश्व के केंद्र में, फोकस में इस वक्त वैकल्पिक ऊर्जा है। जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैकल्पिक ऊर्जा ही सबसे बड़ा विकल्प सामने आ रहा है। आज हम इस शो में बात करेंगे वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान किस तरह से इसमें आगे बढ़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे सूफी और आज हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वी हैव एन एस्टीम्ड पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। हमारे साथ हैं इस पैनल में श्री सुबोध अग्रवाल जी, हु इज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PHED एंड माइंस। हमारे साथ हैं श्री भास्कर ए सावंत जी। हमारे साथ हैं श्री अजिताभ शर्मा जी, हु इज द CMD जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। सर, मेरा पहला क्वेश्चन जो हमारे एस्टीम्ड पैनल से है, दैट इज कि आपके डिपार्टमेंट के ऑफिस के ऊपर सर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं सबके? जी लगे हुए हैं सर घर पे लगे हुए हैं सर? लगे। सर, क्या मैंडेटरी हो जाना चाहिए सब लोगों के घर पे सोलर पैनल्स? इज इट पॉसिबल? अगर हाँ तो कब हो रहा है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं हो सकता है? लोकतंत्र है, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, प्रमोशनल होना चाहिए और है भी। भारत सरकार जो है इस पे डिस्काउंटिंग कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है, तो ये आप इस लोकतंत्र में किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, ओनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए मैंडेटरी तो नहीं होना चाहिए, पर प्रमोशनल होना चाहिए। अभी भी लोगों के दिमाग में ये है सर कि सोलर पैनल लगवाना तो मतलब बहुत बड़ी महंगाई है, बहुत महंगा खर्चा है। इज इट एक्चुअली दैट कॉस्टली सर? ऐसा नहीं है। कॉस्ट कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन रूफ पे स्पेस मिलना। और दूसरा एक फैक्टर है कम से कम राजस्थान के रेगुलेशन के कंटेक्स्ट में, कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को आप एज अ कंज्यूमर कनेक्टेड हो, उसकी कैपेसिटी भी कई बार देखी जाती है और वो कैपेसिटी देखकर ही यस नो करना पड़ता है। जनरली डिस्कॉम का प्रयास यस करने का होता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है और ऑलरेडी उस एरिया में ज़्यादा पैनल लगे हैं, तो ज़्यादा कदा केसेस में टेक्निकल रीज़न से मना करने की स्थिति आ सकती है, लेकिन ये इसका परसेंटेज काफ़ी कम है। सर, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुत सारा स्कोप है सोलर पैनल को, सोलर एनर्जी को लेकर। एनर्जी के साथ एक समस्या है कि हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। ऐसे में सोलर पैनल को लोगों तक पहुंचाने के लिए बार बार जो पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारी क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं हो सकती कि लोग उससे आकर्षित हों और अपने रूफ पर सोलर पैनल लगवाएं? एक बार पहले जो प्रश्न था उसको थोड़ा सा मैं और कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। कि देखिए, एक तो सबसे पहले तो जो सोलर पैनल लगाने की बात है, तो किसी को रोक नहीं है, कोई भी सोलर पैनल, रूफटॉप सोलर पैनल लगा सकता है। अब इशू ये है कि जब आप उस सोलर पैनल से जो आपका इनपुट है, जो आप ऊर्जा लेते हैं अपने उपयोग के लिए, अगर आप उस सिस्टम को डिस्कॉम के नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, तो वो एक तरीके का प्रभाव डालता है जो डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली ये है कि जैसा अभी सर ने भी बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसके बियॉन्ड, क्योंकि ये एक वेरिएबल और इंटरमिटेंट एनर्जी है, दिन में आएगी, रात में नहीं आएगी, बादल आएंगे, बारिश होगी तो ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाएगा, तो उस वक्त आपको इमीडिएटली फिर जो है ग्रिड से सप्लाई चाहिएगी। तो वो एक ऐसा तकनीकी इशू है कि ग्रिड मैनेजमेंट, क्योंकि आपको डिमांड और सप्लाई हमेशा मैनेज करनी है, तो एक ये बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। बट अगर आप कहीं दूर सुदूर किसी गांव में, मैं कहता हूँ आप एक अपना घर बना लें, आप ऊपर सोलर पैनल लगाओ, आप यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई रोक नहीं है। बट इशू है कि फिर आप रात में क्या करेंगे? अगर स्टोरेज का जो आपने इशू रेज़ किया, मैं उसको अब कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको इसलिए डिस्कॉम का कनेक्शन भी साथ में चाहिए। फिर वो फ्लक्चुएशन डिस्कॉम को मैनेज करना है, तो यह तो उसमें एक भारी आपको टेक्निकल मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, या आपकी ग्रिड इतनी फ्लेक्सिबल हो कि उन अप्स एंड डाउन को वो मैनेज कर ले, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक स्टोरेज का सवाल है, तो देखिए कि स्टोरेज में मतलब कई तरह की तकनीकें ईजाद हो रही हैं, और जो 2019 में जो पहले राजस्थान में सौर ऊर्जा और विंड ऊर्जा नीति जो चल रही थी, आपने देखा होगा 2019 में उसमें राज्य सरकार ने 2 अतिरिक्त चीज़ें जोड़ी, हाइब्रिड एनर्जी और स्टोरेज सिस्टम्स। इनफैक्ट उस नीति के नाम को ही बदला गया। तो राज्य सरकार की ये निश्चित रूप से 2019 में उस समय का जो परिप्रेक्ष्य और परिदृश्य था,
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में जो और पूरे विश्व में जिस तरीके से विकास हो रहा है और कई जो दूसरे अन्य राज्य उन्होंने भी बहुत अच्छे नीतिगत निर्णय किए और नई नवाचार किए, उनको देखते हुए ये चीज़ हम लेकर के आए। अब बिंदु ये है कि स्टोरेज की एक अपनी कॉस्ट होती है, तो स्टोरेज की कॉस्ट, अब वो कॉस्ट कौन बियर करेगा? अगर इन्वेस्टर खुद बियर कर रहा है तो पूर्व के समय में जब सोलर ऊर्जा भी नहीं थी और जब आपको, आज तो ठीक है काफ़ी हद तक हमें एक रिलायबल सप्लाई डिस्कॉम से मिल जाती है 24 घंटे की, बट जब पहले बिजली चला जाया करती थी 1-1, 2-2 घंटे के लिए, तो हम इन्वर्टर लगाते थे घर में, बैटरीज लगाते थे, तो एक तरह का स्टोरेज सिस्टम ही था कि जब सरकार से, जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बिजली आ रही है वो चार्ज हो रहा है, जब बिजली चली गई, शटडाउन है या पावर कट है, आप उसको यूज़ करते थे, बट वो आपको सामान्य घरों में कभी नहीं मिलते थे, वो उन्हीं के यहाँ मिलते थे जो उस कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते थे। तो जो एक और बीच में प्रश्न आया कि कॉस्ट निश्चित रूप से ये वायबल है सोलर आम आदमी के लिए, अगर वो अपनी डायनेमिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेगा और अपना रिटर्न कैलकुलेट करेगा, जो उसका रेवेन्यू आ रहा है। एक बार नीचे के तबके को छोड़ दें जिसमें सरकार ने ऑलरेडी पावर टैरिफ में बहुत रियायतें दे रखी हैं, जिनका, और अभी जो पिछली बजट घोषणा में भी कुछ रियायतें दी गई कि इतने यूनिट तक जो है वो छूट दे दी गई, अगर उसके जैसे ही ऊपर आप जाएंगे तो ये वायबल है। बट समस्या असली यही है कि जब सोलर उत्पादन नहीं हो रहा तब आप कौन सी बिजली काम में लेंगे, और एक बड़ा तंत्र सरकार को, विद्युत विभाग को चलाना है, उसके साथ आपको उसको मर्ज करना है। अब नीति में स्टोरेज को कैसे प्रमोट करें, ये एक विषय अगर आप चाहें तो अब वो तय करना है। जैसे अभी सर ने भी कहा कि गवर्नमेंट डिस्काउंट भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है रूफटॉप के ऊपर, बट वो सब्सिडी आपने सुना होगा कि बीच बीच में उसको कम कर दिया गया है। नेट मीटरिंग का भी जो पहले एम्बिट था, पहले कोई भी नेट मीटरिंग लगाता, मतलब चाहे तो उद्योग पे लगते या कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस पे लगते, या जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या स्कूल्स हो गए, और फिर ये रेजिडेंशियल कनेक्शन, अब केवल रेजिडेंशियल पे नेट मीटरिंग बच गई। उसका कारण ही ये है कि आप जो पैसा लगाएंगे, सपोज़ आपने जैसे 20 किलोवाट का सिस्टम लगाया, पैसा आपका रिकवर हो जाएगा 5-6 साल में, मतलब 7 ईयर्स थी पहले उसकी डेडलाइन, जितना मेरे को ध्यान है, बाकी टाइम आपको फ्री बिजली है। बट अब अपन चाहे कि एक्सिस जनरेशन गवर्नमेंट को दे दें, फिर उनके कमर्शियल इंटरेस्ट हिट होते हैं। बट हाँ, मतलब इसको मैं समाप्त करते हुए अपनी बात को ये कहूँगा कि निश्चित रूप से स्टोरेज में अगर कोई ऐसे नवाचार आते हैं, कोई इनोवेशन होता है और इसकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, जो कि हो रही है, और मैं आई एम वेरी होपफुल कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके बैटरी स्टोरेज पे बड़े पैमाने पे काम हो रहा है पूरे विश्व में, और आपको पता होगा ये टेस्ला और एलॉन मस्क रिसर्च में काफ़ी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, उसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले समय में सोलर रूफटॉप को मिलेगा, ये मेरा ये मानना है। आज की तारीख में स्टोरेज एक निश्चित रूप से समस्या है, बट उसको पॉलिसी के माध्यम से हमने कोशिश की थी। जब 2019 में पॉलिसी आई कि हमने बैंकिंग, उसके अंदर एनुअल बैंकिंग का एक तरीका निकाला था, बट उसमें बाद में रेगुलेटर के सामने कई विषय आए कि भाई इससे जो स्टेट पावर कंपनीज हैं उनको थोड़ी वित्तीय हानि हो रही है, तो वो शायद बाद में सर अभी हो नहीं पाया था वो। बट वो एक तरीका था जिससे जो आम उपभोक्ता है, अगर वो निवेश करता है और वो सोलर रूफटॉप लगाता है, तो वो, क्योंकि अब आप देखिए, आप जिस सोच से प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें केवल ये नहीं है कि उस बिजली को मैं काम में ले लूँ, मैं उसको बिजनेस बनाना चाहता हूँ, जो एक नॉर्मल हाउस होल्ड है वो लाइवली, तो इस स्तर पे आप पहुँच गए, यही कितनी बड़ी बात है कि मैं, मेरा ये मतलब बिजनेस के फॉर्म में सोच रहा हूँ। तो वो तो फिर एक कहीं लाइन अपने को खींचनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्कॉम एक लार्जर एम्बिट में जनहित के रूप में काम करता है, उसको बड़ी चीज़ें देखनी है, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं इश्यूज़, बट हाँ, सुधार की आवश्यकता है जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्शन हो। सर, एक ये सवाल था कि अगर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, राजस्थान में बहुत सारे निवेश हो रहा है वो सोलर प्लांट के लिए ही हो रहा है बहुत सारा, और उसके बावजूद हम सस्ती बिजली नहीं ले पाते। कारण है क्या? टेक्निकल जो इशू है जो जिसके कारण हम सस्ती बिजली नहीं ले पाते? मैं दो जो भ्रांतियाँ जो है, मैं भ्रांतियाँ कहना चाहूँगा, आई एम सॉरी टू से, लेकिन उसको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर को, पॉलिसी मेकर को, इस पे मंथन करने वाले व्यक्तियों को पूरा परिदृश्य अगर स्पष्ट नहीं होता तो उनकी अपेक्षा और रियलिटी में फ़र्क रहेगा। पहली बात यह है कि सौर ऊर्जा अगर 2.25-2.5 रुपये में पैदा हो रही है, हम डिस्कॉम से, नेट मीटरिंग से लेते हैं तो 8 रुपये से लेते हैं, हमारी दी जाती है तो बहुत सस्ती क्यों?
ये पहला प्रश्न है। तो ये समझने के लिए एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि आपकी अपनी खुद की कार है, आप खुद की कार ड्राइव करते हैं, ले आते हैं, आपको 1 किलोमीटर जाने के लिए 2 रुपये का ही खर्चा आता है। लेकिन मान लो आप अपनी खुद की कार चलाना चाहते हो, एट द सेम टाइम आपकी ये लिमिटेशन है कि रात को आप ड्राइव नहीं कर सकते, परिवार का कोई सदस्य है उसको ड्राइविंग नहीं आती, तब आपको रुकना नहीं, बिल्कुल भी किसी भी हालत में चलना है, तो आप एक दूसरे किसी एंटिटी की जैसे डिस्कॉम की एक गाड़ी लगातार वेटिंग में करोगे, तो वो लगातार वेटिंग में रहेगी, उस पर एक भारी इन्वेस्टमेंट रहेगी। अब वो गाड़ी चलेगी तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गाड़ी भी मुझे 2 रुपये किलोमीटर चला के दिखा दे, क्योंकि वो तभी आप यूज़ करोगे, अन्यथा उस इन्वेस्टमेंट को आप वेटिंग में रखोगे। तो इसलिए ये फ़र्क निश्चित रूप से आ जाएगा। आपको किसी भी कंज्यूमर को ये समझने की आवश्यकता है। ये गाड़ी का उदाहरण इतना एप्रोप्रिएट नहीं, क्योंकि गाड़ी के बदले गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तो आपके सौर ऊर्जा के इक्विपमेंट के बदले डिस्कॉम का जो तंत्र है एक बहुत महंगा तंत्र है, मतलब करोड़ों की नहीं अरबों की इन्वेस्टमेंट है। तो उसकी खड़े रहने के कैपिटल कॉस्ट की भी एक बात है। तो कंज्यूमर को ये समझने की बात है। ये तो मैं नेट मीटरिंग के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ। दूसरा, हर किसी को लग रही है कि ट्रेडिशनल एनर्जी 4.5 पौने 5 रुपए तक बनती है, ये 2.5 रुपये की ही बनेगी रिन्यूएबल एनर्जी। तो एनर्जी के कॉस्ट सडनली कम आनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग हमें करना चाहिए। ये मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कारण ये है कि ट्रेडिशनल एनर्जी के जनरेशन पे पूरा कंट्रोल है, अपने आवश्यकता अनुसार इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे जनरेशन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, और कम जनरेशन प्रॉब्लम है तो ज़्यादा जनरेशन तो उससे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो इन्वेस्टमेंट उस एनर्जी के कॉस्ट में ही कहीं ना कहीं जुड़ने चाहिए। एक तो उसको फ्लक्चुएशन को हैंडल करने के लिए स्टोरेज की तो बात है, और सब कुछ स्टोरेज से ही करना चाहिए ऐसा नहीं है। आपके जनरेशन को फोरकास्ट करते हुए जनरेशन के पैटर्न के अनुसार आप कल जनरेशन के जिस प्रकार का पैटर्न है मैं कंज्यूम भी वैसे ही करूँगा। कल अगर दोपहर 1 बजे ज़्यादा एनर्जी है जनरेट होने जा रही है, तो हम सारे लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स को इस तरह से मैनेज करें कि वो 1 बजे अपना कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा करे। अगर शाम को 5 बजे कंजम्पशन कम है तो अपना कंजम्पशन कम करे। अगर ये पॉसिबल है क्या? पूरी तरह से नहीं तो लेकिन ग्रेट एक्सटेंट पॉसिबल है। तो इसके लिए IT OT का बहुत ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। उस पर जो इन्वेस्टमेंट होगी, उसके जो सॉफ्टवेयर्स होंगे, उसको मेंटेन करने वाला जो तंत्र लोग होंगे, उनकी कॉस्ट जो है वो RE के कॉस्ट में ही जोड़नी चाहिए, रिन्यूएबल के कॉस्ट में जोड़नी चाहिए। इसलिए केवल जनरेशन एक ही फैक्टर नहीं है। तो ये एक कंज्यूमर को और हर किसी को इसके बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता है। इसी पे ऐड करता हूँ, ये तो आज की सिचुएशन है, पर अगर आप फ्यूचर में देखें जिस तरह से रिसर्च और जो डायरेक्शन ले रहे हैं, लेट अस सी कि 2030 तक जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि 40% रिन्यूएबल हो जाएगी। तो अब अगर 40% रिन्यूएबल हो जाएगी तो ओवरऑल कॉस्ट गिरेगी। तो ये भी मानना गलत है कि अगर आज 8 रुपये में हम ले रहे हैं और जनरेशन 2.5 है तो 8 रुपये भी घटेगी। और दूसरी बात ये है कि जो रिन्यूएबल की कॉस्ट है 2 रुपये समथिंग, वो थोड़ी सी और बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। हमारे जो ओरिजिनल बिडिंग में कॉस्ट आई थी वो 1.99 तक चली गई थी गुजरात में, फिर वापस बढ़ गई क्योंकि बहुत सारा इक्विपमेंट चाइना से और देशों से आता है, उन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी। कोरोना के फैक्टर्स, बहुत सारे अनप्रडिक्टेबल फैक्टर्स होते हैं। तो 2 रुपये या 1.99 तो बिल्कुल मिनिमम चली गई थी, पर वो ज़रूरी नहीं कि उस मिनिमम पे आज भी लोग लेने को तैयार हों। प्रोडक्शन की कॉस्ट है, लैंड की कॉस्ट है। उस एरिया में आप जाएं तो अभी आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा इशू गोडाउन का था जो रिजॉल्व नहीं हुआ। प्लस क्या है कि लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की जो अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। जिस रेट पर लैंड मिलती है पहले, अब वो वहाँ 10 गुनी रेट हो गई है, तो उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी और इनका कहीं ना कहीं आगे जाके मर्जर होगा कि भाई 8 रुपये तो कम होंगे और 2 रुपये बढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो है गैप कम होता हुआ नज़र आएगा। अभी एकदम से लगता है तो 4 गुनी महंगी है,
लेकिन 4 गुनी महंगी इसलिए कि रिलायबिलिटी है इसकी। आप जब मर्जी आए थर्मल कम कर देते हैं, लेकिन रिन्यूएबल में आप पता ही नहीं लग सकते। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब क्राइसिस हुई थी तो चांस ऐसा हुआ कि कोल की क्राइसिस हुई और विंड बिल्कुल नीचे आ गई। अब जैसे अजिताभ ने कहा कि अगर क्लाउड्स आ गए तो घट जाएगी। अब आपको तो पंखा चलाना है, एसी चलाना है, लैपटॉप चलाना है, तो वो वाली चीज़ें आप कुछ चीज़ें छोड़ नहीं सकते। इसलिए कन्वेंशनल कभी बाहर नहीं होगा जब तक कि एक परफेक्ट स्टोरेज सिस्टम हमारे पास नहीं आ जाए। थोड़ा सा क्योंकि क्रिटिकल इशू है ये जी आई विल गिव यू ए स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा हो सकता है अलग करे, बट मतलब अगर समाधान निकालने की अपन सोचें, सपोज प्रॉब्लम्स भी हैं, समाधान हमेशा संभव भी नहीं होता, तो उसमें बेसिकली दूसरे एंगल से सोचते हैं। जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, तो जो सर ने बताया और जो सर ने बताया, इन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए एक जो वो ऑप्टिमल जनरेशन कैपेसिटी मिक्स की एक रिपोर्ट है, तो उसमें एक बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टडी कराई है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, आपको हैवी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। अगर आईटी में इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे स्मार्ट मीटरिंग है, ग्रिड को फ्लेक्सिबल करना है, तो नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन वगैरह सब चल रहे हैं। तो एक स्टडी केवल ये कराई गई कि अगर, तो एक तो आपका हो गया बिहाइंड द मीटर स्टोरेज, जो रूफ टॉप आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे अगर बैटरीज का स्टोरेज कर लें, चाहे कन्वेंशनल बैटरी से करें, और एक हो गया ग्रिड लेवल स्टोरेज, जो भी सर कह रहे थे बड़े लेवल पे। अब जैसे कि अगर कोल क्राइसिस है फ्यूल की और विंड भी डाउन आ गया, तो फिर आपको बड़े स्टोरेज सिस्टम्स चाहिए जो सब आप मतलब केवी लेवल पे जब चले जाएं ग्रिड्स के। तो वो स्टडी बेसिकली ये कहती है, जैसे सर ने जो 40% अभी कहा फ्यूचर प्रोजेक्शंस, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी ग्लासगो समिट में जो अनाउंसमेंट किया था, तो आज भी हम जो मतलब मेरी पर्सनल राय है कि हमारे पास बहुत स्कोप है बिना स्टोरेज में हैवी इन्वेस्टमेंट किए भी रिन्यूएबल एनर्जी को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसका बेसिकली ये रीज़न है कि जब आपके फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट होती है अप्स एंड डाउन वोल्टेज में, तो जैसे आपको एक चीज़ है, जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया, तो बेसिकली एंसिलरी सर्विसेज है, उसमें सेट है, मतलब 7-8 चीज़ें जो आपको एक साथ करनी पड़ती है कि इस वेरिएबिलिटी के इशू को आप एड्रेस कर लोगे। तो उसमें जैसे एक चीज़ होती है, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ये सपोज़ PLF पे चलते हैं, अभी शायद आजकल 70% के बीच ऊपर चला गया था, तो पहले अपने 65% ही चल रहे थे थर्मल पावर प्लांट। तो टेक्निकल मिनिमम तक आप इनको लाओ, सपोज़ आप इनको 55% तक लाओ और 90 तक चलाओ, तो ये फ्लेक्सिबल हो गया आपका। तो अब आप अगर आज 75% चल रहा है सपोज़, थर्मल पावर प्लांट सारे मिला के यूँ मानते 75 मेगावाट पैदा कर रहा है, बट अपनी ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि उसकी जो स्पीड है कम करने की, बढ़ाने की, तो दिन में आप उसको 60 कर लो जब सोलर आ रहा है। और सपोज इफ़ देर आर क्लाउड्स और देर इज़ रेनफॉल और इफ़ द विंड स्पीड कम्स डाउन, आप तब उसको बढ़ा लो। बट थर्मल में क्या होता है कि इस चीज़ में समय लगता है। सोलर में तो क्या है, जैसे ही सूरज चमका पावर जनरेशन शुरू हो जाती है, विंड में जैसे ही हवा चली। बट थर्मल में जब कोल बर्न होता है तो इसको रैंप अप स्पीड कहते हैं। तो ये एक आपको रेट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी, अपने प्लांट्स को सही करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी थोड़ी ऐड करनी है कि वो ऊपर नीचे आप जल्दी कर लो। अभी नहीं हो पाता है, अभी एक बार अगर सोलर डाउन हो गया तो फिर आप इतना जल्दी नहीं बढ़ा पाओगे। एक उदाहरण है। अब इसी तरीके से दूसरा एक रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट है, क्योंकि आपको जैसे 20% लोड फैक्टर होता है सोलर पावर प्लांट, जितना आप टोटल, जैसे सपोज आप 10 मेगावाट का लगाओगे तो वो आपको मोटा मोटा 2 मेगावाट फर्म पावर के बराबर ही पावर देता है, क्योंकि रात का टाइम निकल गया और ये दिन में 20% भी दिन में 3-4 घंटे ही आपको मिलेगा। तो उसमें बेसिकली क्या है कि अभी आज अपने ग्रिड की इतनी कैपेसिटी है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। डिमांड आपका, क्योंकि जो डे का पीक चलता है वो पीक काफ़ी कुछ मैच कर जाता है आपका सोलर से अपना, तो आप उस टाइम उसको यूज़ कर लो। बट इस सिस्टम को थोड़ा सा उन फ्लक्चुएशंस के लेवल पे लेके आओ। एक ये तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आज जितना अपन रिन्यूएबल एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपनी ग्रिड में, उतनी की उतनी अभी और कर सकता है बिना कुछ किए हुए ज़्यादा। थोड़ा अपना सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा अपने को। कोशिश भी किया गवर्नमेंट ने, बहुत डिपार्टमेंट्स ने, हमने मेरे टाइम भी हमने प्लान बनाए इस ऑप्टिमल जनरेशन कैपेसिटी में। उसमें यह है कि इतना तो थर्मल होगा, इतना विंड होगा, इतना सोलर होगा। उसमें यह आता है कि इतना स्टोरेज होगा, स्टोरेज भी डिटरमिन होता है।
ऐसा नहीं कि स्टोरेज भी आप बिल्कुल जितना ज़्यादा आप स्टोरेज कर लोगे फिर उसकी कॉस्ट होगी, क्योंकि अगर आपने इतना स्टोरेज लगा दिया जिसको आपको यूज़ ही नहीं करना है तो वो इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी, और अल्टीमेटली वो सब टैरिफ के अंदर आपका ऐड होके आएगा। अब दूसरा जो एक अभी सर ने बात कही कि ये तो जनरेशन कॉस्ट है सपोज 2 रुपये, पर जब ये सिस्टम में जैसे ही एंटर करती है ग्रिड में और जब तक ये कंज्यूमर तक पहुंचती है तो वो है बेसिकली एक सिस्टम लेवल कॉस्ट। तो उसका आकलन अपने देश में अभी है नहीं कहीं, बट बाहर वो सिस्टम लेवल कॉस्ट 1 रुपये यूनिट आती है। तो बेसिकली अगर 2 रुपये पे टेंडर छूटा बड़े वाले प्लांट्स, जैसे सर कह रहे हैं 1.99 था, 2 रुपये मान लेते हैं, तो वो बेसिकली 3 रुपये पड़ती है डिस्कॉम को, क्योंकि इन सब चीज़ों ये उसको सारी चीज़ें जो मैनेज करनी है ना, तो अगर आप उसको भी ऐड कर लें, मैं कहता हूँ 1 रुपये को, तो भी जो अपनी APPC है उससे थोड़ा सा वो कम है अभी भी। तो मैं कह रहा हूँ मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, बट जो मेजर मेरे को काम करके सेक्टर में चैलेंज पता लगा वो ये है कि जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन वाला सर एक इशू है, इसलिए उसमें हम ही लोगों में एक तरह का थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहता है कि इसको, क्योंकि अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे, इस पूरे सिस्टम को चेंज करोगे तो बड़ा काम है, रिस्क टेकिंग है, डिसीजन मेकिंग चाहिए। और वो मतलब हम भी कई बार, मेरे को मतलब खुद को लगता था मैं किसी और के लिए क्या कहूँ कि इतने बड़े बखेड़े में अपन हाथ डालें क्या, बट वो अल्टीमेटली डालना पड़ेगा, वो रिस्क भी लेने पड़ेंगे, वो डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जिस पैटर्न पे सेक्टर ग्रो कर रहा है ये ग्रो करेगा। जैसे अभी मैंने पेपर में पढ़ा था सर एक कि वो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने लगा लिए थे जिनने बिना इंजेक्शन की परमिशन लिए हुए कैप्टिव वाले, फिर उनको हटाया गया। तो ये एक, अब मतलब मैं उसको दूसरे एंगल से देखता हूँ, वो सरकारी कंपनी की तरफ से ठीक है कि भाई आपने बिना अनुमति के कैसे लगा लिए, इलीगल है, बट मैं अगर एक दूसरे नज़रिए से देखूँ तो कोई आदमी पैसा लगाना चाह रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पावर जनरेशन हो रही है, वो उसके लिए सस्ता पड़ रहा है, फिर भी इकोसिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है, उसको अपन इलीगल करार दे रहे हैं, क्योंकि उसका एक दूसरा एंगल है, डिस्कॉम्स को हैवी नुकसान, डिस्कॉम्स को कमर्शियल लॉस है, तो जो सस्ती बिजली दे रहे हैं अपन, या वो जो अभी जैसे यूनिट माफ़ कर दिए वो कहाँ से देंगे। तो ये ऐसे पॉलिसी डिसीजन है जो दूसरी जगह भी हिट करते हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट, आई एम वेरी फ्रैंक इन सेइंग, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ऑफिसर्स, इट इज़ अबाउट पॉलिसी मेकिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। और पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप लॉन्ग टर्म डिसीजन अगर जब तक नहीं होंगे ये संकट बढ़ेगा। क्योंकि सर ने जैसा बताया कि 2030 तक 40% हम रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाएंगे। डिमांड भी बढ़ रही है, हर साल 15 से 18% बढ़ रही है, और 30 तक तो जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना भी बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो ऐसे में जैसा आपने कहा कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की आवश्यकता है, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी में हम अगर देखें तो हम सोलर ऊर्जा का जो प्लांट है जो घर पे लगाते हैं रूफटॉप पे, उसके लिए एक सरल पॉलिसी लंबी लॉन्ग टर्म के लिए, जनता के लिए, जो कि उसको कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि आज डिस्कॉम ने बढ़ा दी, आज घटा दी, फिर तो ऐसे में क्योंकि अब केंद्र सरकार से सब्सिडी है, क्या राजस्थान सरकार भी कुछ % सब्सिडी दे और लोगों को आकर्षित कर सकते हैं? वो भी सर बताएंगे, बट मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब एक तो देखो पूरी दुनिया में बहुत देश उदाहरण हैं, कई देश हैं जो 70-80% तक चले गए, बट उसका ये भी मतलब नहीं है उन देशों को अपन भारत से कंपेयर करें। नॉर्वे, स्वीडन की अपन बात करते हैं, जर्मनी की भी बात करते हैं, तो भारत के समकक्ष किसी ऐसी जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रूरल अर्बन का कॉम्बिनेशन है, मैन्युफैक्चरिंग की जो पोजीशन है, अब आप कहीं चले जाएंगे, सिंगापुर की बात करेंगे, छोटी सी कंट्री है, फाइनेंशियल मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तो कंप्यूटर पे ही काम हो रहा है, अपने को मैन्युफैक्चरिंग भी है, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वाटर सप्लाई, सब में आपको, तो अपन ये कम, बट इवन देन काफ़ी मिक्स्ड इकोनॉमीज़ है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फ्यूचर जो है, देखिए यूटिलिटी स्केल में क्या है, मतलब कोई कहने में संकोच नहीं होना चाहिए, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी समहाउ कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि इनकी एसोसिएशंस होती है, ग्रुप्स बने होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो एक उनको अपनी बात पहुंचाने के लिए फोरम है कई, जिनको अपन प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव नहीं। भाई अब जैसे फार्मर्स का प्रेशर ग्रुप है तो वो सड़क पे है, ठीक है, फिर अब चैम्बर्स बने हुए हैं आपके, इंडस्ट्री एसोसिएशन, चैम्बर्स, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो समहाउ पॉजिटिव सेंस में नीति को थोड़ा सा
मतलब कन्विंस कर पाते हैं रिक्वायरमेंट को अपनी, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती भी है, फ्रेम भी करती है। पर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन एक ऐसा चीज़ है, मैं अभी 2 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में था, मैंने ये भी कहा था कि भाई आप लोगों को भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक ऐसा फोरम आप खड़ा करो कि आपकी प्रॉब्लम्स के लिए आप कन्विंस आप नहीं कर, यू हैव टू इंटेलिजेंटली एंगेज विद द गवर्नमेंट। मतलब हमें भी नहीं समझ में आता है, मैंने कहा मैंने 2 साल काम कर लिया, बट मेरे को मतलब 1 साल लग गया आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने में। वो एक चीज़ मिसिंग है। तो यूटिलिटी स्केल जो बड़े प्लांट हैं, जो जैसलमेर बाड़मेर लग रहे हैं, बड़ा अच्छा काम हो गया, क्योंकि 18 रुपये, 12 रुपये यूनिट, 8 रुपये यूनिट, 7 रुपये यूनिट, मतलब मैं RSMM में था, मैंने खुद ने 14 रुपये यूनिट के MOUs किए हुए हैं आज के 10 साल पहले। अब 4 रुपये, 3 रुपये, 2.5 रुपये, 2 रुपये, ये 199 बता रहे हैं सर, मेरे को उसका ध्यान नहीं था। हाँ, गुजरात का तो 1.99। तो यूटिलिटी स्केल का टैरिफ अगर कम हो रहा है तो ये अब गवर्नमेंट को मानना चाहिए। इसलिए मैंने उस टाइम पॉलिसी में चीज़ें डाली कि इनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, नहीं तो टैरिफ इतना कम क्यों आता। मतलब इनका बिजनेस इस लेवल पे पहुंच गया कि इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इस काम में। नहीं तो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप कभी नहीं लगाएगा 3,000 10,000 करोड़ रुपए, वो तभी लगाएगा जब वो 10 को 15 कर ले, कहने का ये मतलब है। अब प्रॉब्लम क्या है, छोटे वालों के लिए आज भी चैलेंज है। तो मेरे हिसाब से अब हमारी नीति में यूटिलिटी स्केल बड़े वालों को हमको थोड़ा भूलना चाहिए। अब मॉडिफिकेशन, पॉलिसी चेंज की आवश्यकता है। और छोटों को, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को अपन कैसे आगे लाएं, क्योंकि ये एक पैसा है जो एक हाउस होल्ड लगा रहा है। ये तो पैसा आपको वैसे कहीं नहीं आएगा, इन्वेस्टर को कहाँ मिलेगा, बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन तो बैंक से लोन लेगा, बट ये वो पैसा है जो घरों में पड़ा है। अगर ये इन्वेस्ट हो रहा है तो इसका इतना ज़्यादा स्कोप है भविष्य में, जैसे सर कह रहे हैं 40% इंजेक्शन, तो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होगा जो लोग अपनी जेब से लगा के देंगे आपको, जो पब्लिक मनी नहीं है इन अ वे, मतलब बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लोन नहीं है। उसको टैप करना चाहिए अपने को, मतलब उसके लिए नीति में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। रिफॉर्म्स को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि तंत्र जितना मजबूत होगा वितरण का, प्रसारण का, उतना ही हमारी रिन्यूएबल एनर्जी हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए कुछ काम हो रहा है, वो भी कंज्यूमर्स को और श्रोताओं को समझना चाहिए। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS नाम की लाई है। तो उसमें काफ़ी अच्छा काम होगा। दो उसके भाग हम कर सकते हैं। एक तो तंत्र मजबूत करना, उसमें GSS की संख्या बढ़ाना, कहीं कंडक्टर छोटे हैं तो कंडक्टर बढ़ाना, कहीं फीडर ओवरलोडेड है तो फीडर सेग्रीगेट करना। इस प्रकार के जो ट्रेडिशनल तंत्र को सुदृढ़ करने के काम है वो हो जाएंगे। दूसरा, कंज्यूमर क्या कर रहा है उसकी भी सूचना यूटिलिटी को मिलनी चाहिए, ताकि यूटिलिटी या डिस्कॉम बेटर पोजीशन में रहेगा प्लान करने के लिए। तो उसके लिए लार्ज स्केल में स्मार्ट मीटर लगाने का भी योजना की है। तो राजस्थान में आने वाले 4-5 साल में लगभग 25 से 26 हज़ार करोड़ रुपए इसमें लगाने का प्लान है। तो ये तंत्र में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो रिन्यूएबल के बढ़ावे के लिए उपयुक्त हो जाएगी। ये एक गवर्नमेंट लेवल पे और क्या हो रहा है ये भी श्रोताओं के ध्यान में आ जाए, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। सर, रिन्यूएबल एनर्जी देश में सिरमौर है, राजस्थान सिरमौर है, और ये हमें पता भी है कि यहाँ जो रेडिएशन है वो 5.72 यूनिट प्रति वर्ग मीटर एरिया में है, सबसे बड़ा। सवाल यह है कि यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, गवर्नमेंट भी इसको एज ए इन्वेस्टमेंट मानती है कि सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट राजस्थान में भी करीब 8 लाख करोड़ के जो MOUs LOI हुए हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पे हुए हैं। अब ये है कि इतने ह्यूज लेवल पे आपका निवेश हो रहा है, क्या निवेश, उस निवेश से जो सस्ती बिजली मिल रही है उसका राजस्थान का कोई फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि उसका कहीं भी थोड़ा भी कंपोनेंट ऐसा नहीं जो हमें शायद बहुत रेयर होगा जो हमें राजस्थान को मिल रहा होगा। पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने इसको बजट उसमें रखा भी है कि कुछ पार्ट हमें भी मिले। तो क्या ऐसा कोई आपका प्रोग्राम है, ऐसी कोई प्लानिंग है कि जितना भी निवेश हो रहा है उसका कुछ पार्ट हमें भी मिले? ये भी एक तीसरी भ्रांति है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा।
रेयर हो सकता है, बहुत 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 कम हो। कुछ तो आप डायरेक्ट बेनिफिट मानते हैं, जैसे अजिताभ के टाइम में जब पॉलिसी बनाई तो उसने बाहर जाने वाली हर बिजली पर हमने एक कलेक्शन शुरू किया। नंबर 2, हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं। पर सबसे बड़ा फ़ायदा वो है, सपोज़ मैं किसान हूँ और मैं जैसलमेर बाड़मेर की साइड में हूँ और वर्षों से मैंने कुछ नहीं अपनी ज़मीन पर उगाया, हज़ारों वर्ष हो गए, आज मुझे घर बैठे उस बैरन ज़मीन के लिए, आप अगर कभी वहाँ जाएं, हम सब गए हुए हैं, वहाँ का तो लैंडस्केप ही बदल गया है। जहाँ पर मिट्टी के रेत के धोरे होते थे, वहाँ आपको सोलर पैनल पे सोलर पैनल दिख रहे हैं। उस व्यक्ति को एक फिक्स्ड रेंट मिलने लगा, उसकी ज़मीन नहीं जा रही है। 30 साल के लिए वो एग्रीमेंट करता है कंपनियों से और कंपनी उसको पर ईयर एक रेंट देती है और उस रेंट को वो इंक्रीज़ भी करता रहता है। नंबर 1। नंबर 2, उस एरिया में आप जाएंगे, अब आपको उस एरिया के लोग बाहर जाते हुए नहीं दिख रहे। मेरी जब लास्ट विज़िट थी, जब मैं सेक्टर में था, तो वहाँ पर इनमें हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, जो हाईली टेक्निकल वर्क है, वो कुछ बंगाल के लोग आए हुए दिखे, जो ट्रांसफार्मर्स की कनेक्टिविटी और इस तरह की चीज़ करते हैं। पर मैसिव अमाउंट, मतलब जो चेंज आ रहा है स्लो एंड स्टडी, वो इतना है कि अगले वाली जनरेशन्स को बाहर काम पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 चीज़ें हुई, एक तो डायरेक्ट जो आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, दूसरा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में भी एम्प्लॉयमेंट एंड लोगों की इनकम। तो इस चीज़ को अपने को कम नहीं आंकना चाहिए, हमें स्टेट में कितना मिल रहा है। और मेरे ख्याल से तो ये हम अगर देश के एक हिस्सा हैं, ऐसा नहीं है कि राजस्थान कोई भारत से अलग है, हम भी दूसरों से कोई चीज़ लेते हैं और जो चीज़ हमारे पास बहुतायत में, सपोज़ ये निर्णय हो जाए, भारत सरकार कहे कि राजस्थान अपनी सोलर एनर्जी को ही इस्तेमाल कर पाएगा, बाहर की नहीं कर पाएगा, तो क्या हम कोयला झारखंड का नहीं ला पाएंगे? या हमारी बिजली कम होती है तो हम ग्रिड से नहीं खरीद पाए? ये तो सब इकोनॉमिक्स है। हम कोयला वहाँ से लाते हैं, हमें खान वहाँ मिली हुई है। आप मान सकते हैं कि राजस्थान को झारखंड में खान मिली हुई है कोयला के लिए, छत्तीसगढ़ में, सॉरी। तो इसी तरह से अगर हमारे यहाँ बिजली प्रोड्यूस हो रही है जो हम खुद नहीं कंज्यूम कर पाते, हमारी जितनी डिमांड है उससे कहीं ज़्यादा हमारी कैपेसिटी है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों को इनकम मिल रही है और सरकार को इनकम मिल रही है। तो ये बहुत संकीर्ण सोच होगा अगर हम ये कहें कि हमें ही क्या प्रॉफिट मिल रहा है। पहले की फ़िलॉसफी जो थी वो आप उसको पुराने ज़माने में हाइड्रो से कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले जब नीति नहीं थी तो हिमाचल ने और उत्तराखंड ने, जो हिली स्टेट्स थे, 12% रिज़र्व किया था। लेकिन चल करके, क्योंकि वो एक तरह से डिसइंसेंटिव था, उन्होंने इसको रिलैक्स कर दिया है। तो मतलब पहले जो इस तरह का लोकलाइज्ड प्रेफरेंस या रिस्ट्रिक्शन या बंधन था, उसको इसलिए खोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, वरना लोग दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। ये तो बिज़नेस की डायनेमिक्स है। नहीं, एक सामान्य जनता जो समझती है कि हमारा गवर्नमेंट भी लगातार इसको प्रमोट कर रही है कि सोलर में हम इतने पहुंच गए, सोलर में हम बड़ला हमारा जो है सबसे विश्व का सबसे नंबर 1 पार्क है, सब कुछ है। लेकिन ह्यूज, अब मास की बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है सोलर में, रिन्यूएबल में और विंड में, सब में, उसका कैसे, किस तरह से हमारे जो बिल है उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा सीधे तौर पे? मतलब एक कॉमन मैन को ये समझ में आ जाए कि मेरा, आपने तो कह दिया, सरकार ने तो कह दिया हमारा इतना रिन्यूएबल, हम फर्स्ट नंबर पहुंच गए, लेकिन मुझे क्या, एंड यूज़र को क्या फ़ायदा मिल रहा था सीधे तौर पे? बिलिंग में इन्वेस्टमेंट है, ये दूसरा प्रश्न है। हाँ। आपका जो पहला प्रश्न था, राज्य को क्या फ़ायदा है और राज्य के लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो जहाँ पर भी ये लग रहे हैं वहाँ तो वो फ़ायदे मैंने गिना दिए। इसमें भी जो एक क्वेश्चन शायद हम तीनों के बीच में पहले आंसर हो चुका, लेकिन चूंकि आपने बड़े प्रिसाइजली पूछा है क्या फ़ायदा हो रहा है। नंबर 1, वो लोग जो अपने रूफटॉप में लगा रहे हैं वो अपने बिजली के बिल कम कर रहे हैं। नंबर 2, जब ओवरऑल मिक्स बढ़ेगा तो 2 रुपये और 8 रुपये में, जब 2 रुपये थोड़ा बढ़ करके 2.5 होगा, लेकिन 8 रुपये कम होगा और मिक्स 40% होगा, तो नेचुरली एनर्जी कॉस्ट कम आएगी। लेकिन अपने को इसको केवल ये देखना कि आज हम बिजली का सोलर पैनल लगा रहे हैं और तुरंत हमारे पास कम हो जाए तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मिक्स चेंज ओवर टाइम होगा। हम तुरंत रिजल्ट देखना चाहते हैं, वो इतना जल्दी नहीं होगा जो भास्कर ने और अजिताभ ने कहा। क्या हम पब्लिक को ये चीज़ कन्वे कर सकते हैं, जो पब्लिक में भ्रांतियाँ हैं बहुत सारी चीज़ों की?
तो पब्लिक को कन्वे हो नहीं पा रहा, मतलब कहने का मतलब पब्लिक को ये काम तो आपका है, नहीं, आपके यहाँ बहुत सारे हम तो कर ही एक्सपर्ट्स रहे हैं। साथ मैंने में तो उम्मीद पब्लिक की ये रहती है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकार है, वो भी देखिए इसको हमारी time to बात time करें। सही ढंग से पब्लिक में पहुंचाने का आपका जिम्मा है। मैं तो कई बार कई जर्नलिस्ट से बात करता हूं, कहते हूं कि पढ़ पढ़ के और लिख करके आप सब एक्सपर्ट हो गए हो, आप भी कम एक्सपर्ट नहीं हो। ऐसे ही दूसरे अखबारों में तो वो तो हमसे सुन करके और अपने एक्सपर्ट व्यू की तरह कोट करते हैं। पत्रिका की बात नहीं कर रहा, पर कुछ ऐसे नामी अखबार हैं जो हमसे चर्चा करेंगे, फिर अपने एक्सपर्ट व्यू में हमारी बात को तोड़ मोड़ करके रख देंगे। तो वो कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहता हूँ भैया आप ही ज्ञान दे दो हमें, और अगर सारा ज्ञान ही आपके पास है तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो। सर एक मैं साधारण सी बात जानना चाहूँगा। आपने कहा कि 2030 तक राजस्थान 40% वैकल्पिक देश के लिए प्रस्तावित 40% रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंच चुका होगा। तो आज की क्या स्थिति है, और जो राजस्थान के जो लोग हैं, अब इसमें किस तरीके के लोग हैं, 40% के रेशियो को किस तरीके से आप स्पष्ट करेंगे? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं या हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आज भी हम 95% लोगों को सोलर एनर्जी के लिए बात करते हुए नहीं देखते कि कभी उन्होंने सोचा भी है कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में मैं ऐसा करूँगा या सोचूंगा। तो इसके लिए क्या प्लान है? कौन सा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा इसकी तरफ बढ़ रहा है, और कौन सा वर्ग है जो अभी तक सोचना भी नहीं चाह रहा है इसके बारे में? एक होता है मैक्रो लेवल, जैसे मैं देश में आपसे पूछूं कि चाइना के साथ हमारी क्या पॉलिसी होती है, वो तो हम केवल समझते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट व्यू है, जो CEA को कोट किया, उनका कहना ये कि आइडियल मिक्स 40% होना चाहिए। आइडियल मिक्स का मतलब ये है कि अगर आप 40% से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे तो इस बात की संभावना है कि आप उसको फर्म और इनफर्म का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन क्लीन एनर्जी का उनका शेयर बहुत ही हाई है। तो न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड जिसको कि हम विंड एंड सोलर एंड हाइब्रिड कहते हैं, इन सब का मिक्स तो 40 से भी बहुत आगे जाएगा, लेकिन 40% हमें यहाँ चाहिए। और आपको जो फ़र्क दिखेगा, आप ड्रोन से ही सर्वे कराते हैं, बहुत से अखबार तो ड्रोन से ही चलाते हैं अखबार। तो आप अगर ड्रोन से करवाओ, आप देखो छतों में कितने हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर कितने हैं, और अगर आपके पास कुछ एक वीडियोज़ हो जो रिन्यूएबल एनर्जी के पास हैं, पूरे के पूरे एरिया में ऐसा लगता है कि पैनल ही पैनल है, पैनल ही पैनल है। तो ये एक परिवर्तन आ रहा है और बहुत तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि हम साथ साथ हैं इसलिए दिखता नहीं है शायद। क्योंकि सर क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है, जैसे अभी इन्होंने सवाल पूछा कि कितना क्या फ़ायदा, मेरे को बिल में क्या फ़ायदा होगा, तो आपका जवाब था कि जो लोग यूज करेंगे तो उन्हें ऑटोमेटिक फ़ायदा होगा। तो जो कॉमन, जो मेन है, जो सबसे लास्ट वाला वर्ग है, हम मध्यम वर्ग की बात कर सकते हैं, जिसको की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपने ये भी है कि सरकार रियायतें दे रही है, तो उसके तो बिल वैसे ही कम आ रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है उस दिशा में। जो मीडियम क्लास है, जो कि बिल का, जो बिजली का उपभोग भी कर रहा है, और वो उस लेवल पे जाके बिल पे कर रहा है जो कि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे ये महंगा है, तो ऐसे लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जितने लोगों ने प्लांट लगाए हैं रूफ टॉप पे, आपने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 25 साल इनकी लाइफ है, 4.5 से 5 साल में अपनी कॉस्ट निकल आती है। हो सकता है आप में से भी किसी ने लगाया हो, तो 4.5-5 साल में आपकी कॉस्ट निकल आएगी। उसके बाद जो अगले 20-21 साल है वो आपके लिए फ्री है। बट मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जो आप कहना चाह रहे हो, मैं गलत हो सकता हूँ, कि जो एक्सपेक्टेशन एक आम आदमी की या हाउस होल्ड ओनर की है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो निश्चित रूप से उसमें गैप है, उसके जस्टिफाइबल रीजंस हैं कि मैं इससे मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे सर शायद पर एक ये इशू लगता है कि भाई मेरे को तो बिजली में लेता इतनी हूँ, नेट मीटरिंग में मेरे को इतने ही पैसे मिलते हैं, मैं और लगा सकता हूँ, बट लोड कनेक्शन लोड की लिमिट है अपनी, जो अपन ने पॉलिसी में बढ़ा दी, कि वो ऐसा भी नहीं है कि उसका लोड तो X kV का है और वो उसके 10 गुना लगा ले, है ना, और फिर इंजेक्ट करने लगे, पूरे का पैसा मिल जाए। तो निश्चित रूप से एक देखो ये सिनेरियो तो है कि ये ऐसा वायबल वेंचर लगता है जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है कि तो बहुत बढ़िया काम है, मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, बट ठीक है, फिर डिस्कॉम कहता नहीं, आप अपने 80% है सर, शायद ये 100% है कि 100% कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के बियॉन्ड आप नहीं लगा पाओगे। एक ये चीज़ होगी। नेट मीटरिंग बहुत लिमिटेड हो गई, रेजिडेंशियल हाउसेस पे ही
करके बाद में शायद उसका थोड़ा एम्बिट अभी और बढ़ा दिया अपन ने। उसके अलावा आपको नेट मीटरिंग नहीं मिलेगी, वो आपकी फ्री इंजेक्शन होगी सिस्टम के अंदर, तो उसको ये लगता है। तो एक ये भी समहाउ एक एलिमेंट है, बट उसके जो अभी जैसे सर ने बताया कि उसके बैकएंड में बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक ऐसा सिस्टम भी तो क्रिएट करके रखना है ना। तो जो वैसे जो सर कह रहे हैं उसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ, कार वाले एग्जाम्पल को। आपने कार खरीद ली, आपकी कार चल रही है 4 रुपये किलोमीटर में, बट आप इनोवा टैक्सी करते हो तो वो फिर 12, 13, 14, 15 रुपये मांगता है, क्योंकि उसने खरीदी है। और जब आपको चलने के लिए हर रोज चाहिए, बिल्कुल, और आप रात को 24 नहीं घंटे मिलेगी, उसको तो खड़ा वाला तो करोगे महंगा और होगा। 1 किलोमीटर चलाओगे तो उस गाड़ी का कैपिटल कॉस्ट, ड्राइवर की कॉस्ट, और फिर इतनी हो जाएगी कि वो 1 किलोमीटर ही आपको 200 रुपये में को पड़ेगा। अपन 500 दूसरे रुपये में तरीके से प्रश्न पूछें हाउस होल्ड ओनर से कि क्या आप बिना डिस्कॉम के सिस्टम को यूज़ किए आप जितना लगा सकते हो लगाओ, रोक नहीं है, अपनी बिजली पैदा करो, अपनी बिजली बेचो। तो जैसे जो 100% कैप्टिव होता है, आप लगा के काम में ले लो, तो कोई रोक थोड़ी रहा है। प्रॉब्लम ये है कि उसको साथ के साथ डिस्कॉम की बिजली भी चाहिए। रात हो गई, बारिश हो गई, तो वो आपको, बट जब वो उस सिस्टम से करेगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा। पावर एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिमांड सप्लाई से मैच करना नहीं ज़रूरी है, सप्लाई भी डिमांड से मैच करनी चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि डिमांड कम है आप जनरेट किए जा रहे हो तो भी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, और सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो भी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये तो फ्रीक्वेंसी है कि आपको उसी गैप में चलाने पड़ेंगे अपने सिस्टम। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये, जो केवल स्टोरेज से ही मैनेज हो सकता है। तो रूफटॉप में ये, और अक्रॉस दी वर्ल्ड है ये एक, ये जो डिससेटिस्फेक्शन है ना कि इसमें इतना स्कोप है, बट इसके लिए वो एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ का सिस्टम मेरा उसमें भागीदार बने सारी चीज़ में। ये है चैलेंज जो और आप उसको उसकी बनने में cost में कठिनाई भागीदार है। नहीं बनना हाँ, चाहते। वो थोड़ी कठिनाई आती है, बट इवन देन आई वुड से कि निश्चित रूप से, तो मैंने एक अटेम्प्ट किया था जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी भी था और चेयरमैन RREC भी था। एक ऐड निकाला था मैंने, आप लोगों ने भी, पत्रिका भास्कर सब में आया था, क्वार्टर पेज ऐड था कि अधिक से अधिक सोलर लगाओ। तो जब वो ऐड बना हमारा, तो मैं डिस्कॉम चेयरमैन भी था सर, तो सभी MDs आए, कहते सर ये तो आप तो कंपनीज को डुबोने का काम कर रहे हो, आपको तो ये कहना चाहिए ये मत लगाओ, हमारी बिजली खरीदो। तो वो एक मेरा अटेम्प्ट था, बट हमने ऐड छापा। मैंने कहा क्योंकि आज की तारीख में भी, और उसमें मैंने इक्वेशन दी थी, उस ऐड में ही छापी थी आप लोगों ने, आपने भी, कि इतने रुपए पर किलोवाट लगता है, इतने ये इसके चार्जेस आते हैं, इतना चार्जेस आता है, सरकार की बिजली इतनी पड़ती है, ये बिजली आपको इतनी पड़ेगी, नेट मीटरिंग इतना आएगा। तो उसमें मैंने खुद ने बताया था कि आपको फ़ायदा है आप लगाओ, क्योंकि प्रमोट करना था मेरे को डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, कि वो ठीक है डिस्कॉम्स की प्रॉब्लम को हम अलग से सल्टाएंगे। तो हाँ, तो अब उसमें क्या है कि ये हैं, ये इश्यूज हैं। नहीं, मैं चेयरमैन डिस्कॉम था उस टाइम, तब की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं दोनों चार्ज से, तो मेरे जो MDs थे उन्होंने कहा था, MD जयपुर डिस्कॉम ने, कि सर ये तो उल्टा काम हो रहा है। मैंने कहा नहीं, ये ऐड देंगे, लेट अस डू समथिंग न्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिससेटिस्फैक्शन बट रूफटॉप ओनर्स को लेके सब जगह है, ये पूरे अक्रॉस दी वर्ल्ड। कुछ स्टेट्स, जर्मनी वगैरह तो बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसीज़ लेके आए थे, बट आप देखोगे तो जर्मनी भी फिर बैकआउट किया है सर, क्योंकि उनने देखा कि ये अनमैनेजेबल स्केल पे पहुंच गया है। तो बट इंडिया में अभी भी वो स्थिति में पहुंचने में बहुत समय है और बहुत स्कोप है। पॉलिसी में अपने को इसको और बहुत सपोर्ट करना चाहिए, सब्सिडी भी देनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी हमने जो सर ने RREDF बताया, उसका एक उद्देश्य ये भी था कि उस पैसे को हम इस तरफ ले जाएंगे, मतलब ये सोलर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स में और ये रूफटॉप में सिमिलर स्कीम है, क्योंकि वहाँ लिमिटेड टारगेट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो कि उसी पैटर्न पे अपनी स्कीम ला करके मेगावाट टर्म्स में, जैसे ग्रीन एनर्जी सिटीज़ करके एक उस टाइम पॉलिसी बनाई थी, जिसमें काम चल रहा है अभी थोड़ा बहुत। तो वो निश्चित रूप से स्कोप है बहुत ज़्यादा राजस्थान में, फ़ायदा भी हो सकता है, बट चैलेंजेस जैसा सर कह रहे हैं आप लोगों को भी कम्युनिकेट करने हैं, और ऑब्वियसली हम लोगों को भी थोड़ा ओपन माइंड रखना ज़रूरी है। एक पॉइंट में भुवनेश जी का प्रश्न है उस पर, या आपका, कि ये लग रहा है कि कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है। दो प्रकार से, एक तो रिन्यूएबल लगाएगा अपने रूफटॉप के ऊपर, तो वो तो फ़ायदा, वो बात हो गई। मान लो किसी ने नहीं लगाया, तो भी डिस्कॉम से आने वाली बिजली में कोयले की बिजली कम करे और सोलर की बढ़ा दे,
कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगी, ग्रीन एनर्जी भी होगी, उसका बिल भी कम हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर बढ़ाना चाहिए, ये आम उपभोक्ता की अपेक्षा, ये मैं आपके प्रश्न से समझा। उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिटेशन है, समझने की आवश्यकता है। जैसे आज राजस्थान में 13,500 मेगावाट केवल सोलर की हो रही है, उसमें से 3,500 डिस्कॉम ले रहे, 10,000 लगभग बाहर जा रही है। तो 3,500 की जगह 4.5 क्यों नहीं, 5.5 क्यों नहीं, 6.5 क्यों नहीं, ये प्रश्न आ सकता है मन में, क्योंकि वो सस्ती है। लेकिन वो मेरे ग्रिड की एक कैपेसिटी है उस रिन्यूएबल को डाइजेस्ट करने की, तो उसको अनलिमिटेड बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो आती है तब हो सकता है डिमांड ही नहीं, तो उस ऊर्जा का करेंगे क्या? क्योंकि ऊर्जा हम एसेट मानते हैं, लेकिन जब नहीं चाहिए तब है तो एसेट नहीं, वो बहुत बड़ी लायबिलिटी है। तो इसलिए जितनी ग्रिड हैंडल कर सकती है उतना ही ले सकते हैं। उसी को देखते हुए कितनी लेनी चाहिए उसके नॉर्म्स बनाए हैं रेगुलेटरी कमीशन ने, आरपीओ डिज़ाइन किए हैं, और लगभग सारे यूटिलिटीज़ उस आरपीओ को फुलफिल कर रहे हैं। तो चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। कल ब्राज़ील के सारे लोग कहने लगे कि यहाँ कॉफ़ी सस्ती है, हम ही हमारी पूरी कॉफ़ी कंज्यूम करें, तो वो नहीं होगा। सतलज व्यास से पानी अपने आ रहा है। हाँ, और स्टेट के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी सर ने एक्सप्लेन कर दिया। रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है, और एक आखिरी क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे। सर बस अंतिम पड़ाव पे है ये चर्चा। बस एक आप सभी तीनों ऑफिसर्स केवल शॉर्ट में बताएं कि अब रिन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए राजस्थान में और इसका दायरा बढ़े, सरकार को, सरकार के पार्ट आप हैं, लेकिन क्या बदलाव हो, क्या हो, एक एक पॉइंट्स पे, एक पॉइंट पे क्या बदलाव होना चाहिए? ग्रीन हाइड्रोजन का जो नया कॉन्सेप्ट आया है उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, प्रमोशन के लिए भी और स्टोरेज के लिए भी। मेरा तो ये कहना है। मेरा मानना है कि 2-3 चीज़ें होनी चाहिए कि डिस्कॉम के फाइनेंसेस ठीक होने चाहिए, क्योंकि लेने वाले की वित्तीय स्थिति नहीं है तो बेचने वाले का व्यवसाय बढ़ेगा नहीं। दूसरा, लगाने वाले जो लोग हैं उनको लैंड जो है बहुत आसानी से फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस मिले, उस पर काम करने की आवश्यकता है। तीसरा, ग्रिड को स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है। ये 2-3 चीज़ें अत्यावश्यक है रिन्यूएबल को बढ़ावा देने के लिए। मेरे बस 2 ही, नंबर 1 तो हमारा सिस्टम, जैसा सर ने कहा कि साइमल्टेनियसली हमको अपने ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड मैनेजमेंट में हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन काफ़ी मैसिव रूप से बढ़ेगा, उसकी हमारी एडवांस तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 7-8 साल बाद हमें लगे कि ये बॉटल नेक बन जाए। नंबर 2, राज्य की नीति, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा समस्याओं के समाधान करने के लिए होनी चाहिए। तो अब जो भविष्य में ये चैलेंजेस को, फ्यूचर जो चैलेंजेस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है, मैं मानता हूँ कि यूटिलिटी स्केल में बहुत कुछ नहीं बचा। वो सेक्टर बाय एंड लार्ज सेटल हो गया, आसानी से आपको लोन मिल जाता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी कुछ स्टेबलाइज हो रही है। अभी चाइना वाले इशू को अपन छोड़ दें, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, ईपीसी पे काम हो रहा है, पीपीएज होते हैं, बिडिंग प्रोसेस सेकी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना अच्छा कर दिया, बहुत स्मूथली टैरिफ डिटर्मिन हो जाता है। फ्यूचर चैलेंज जो पॉलिसी है वो मेजरली अब फोकस करनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन पे। रूफटॉप एक पार्ट है, रूफटॉप और भी छोटा है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन अब वही समय है, क्योंकि आने वाले समय में इतनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग सेक्टर्स पे, उस पे बहुत काम करने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो कैसे सिस्टम में एब्जॉर्ब हो, वो ग्रिड इन्वेस्टमेंट्स, ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑल इन ऑल, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्शन में अगर कोई स्टार्टअप की सोच रहा है तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर इट। यस। मिशन राजस्थान का आज का ये सार्थक डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। हम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे एस्टीम पैनल का कि उन्होंने थोड़ा सा वक्त निकाला और हमारे साथ आए, रिन्यूएबल एनर्जी पे हमसे बात की। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी।